भारतीय भूगोल में परिवहन अध्याय का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। सड़क परिवहन की मुख्य बातें समाप्त हो चुकी हैं। सड़क परिवहन में कुछ फैक्ट्स, जरूरी फैक्ट्स बचे हुए हैं। उन्हें अलग से वीडियो बनाकर बताना बहुत जरूरी नहीं था क्योंकि बहुत छोटा हो जाता। सड़क परिवहन में जो बातें बची हुई हैं वो रेल परिवहन के साथ मिलाकर पढ़ा दी जाएंगी। आप अलग से उसे सड़क परिवहन में जोड़ दीजिएगा, इसलिए चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। वैसे भी मुख्य बातें आप पढ़ चुके हैं सड़क परिवहन की। भारत में रेल परिवहन का अध्ययन आज हम करेंगे। सभी खास बातों को इस पहले वीडियो में हम शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं जहां पे कि सवाल पूछे जाते हैं। 16 अप्रैल 1853 बड़ा ही ऐतिहासिक डेट है। देख के आप समझ गए होंगे 16 अप्रैल 1853, ये तो जीके का विषय है, बच्चा बच्चा जानता है ना। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली थी। मुंबई यहाँ पे है, मुंबई की थोड़ा सा उत्तर में थाने नामक एक छोटा सा कस्बा है। तो मुंबई से थाने के बीच पहली रेलवे चली थी। 34 किलोमीटर इस रेल मार्ग की लंबाई है। मुंबई से थाने जो रेल चली कितनी दूर तक चली? 34 किलोमीटर। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत में पहली रेल लाइन कहाँ बिछाई गई, तो आप कहेंगे मुंबई से थाने के बीच 14 किलोमीटर। इसी पर भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। दूसरी रेल लाइन 1854 में कोलकाता से रानीगंज के बीच बिछाई गई। कोलकाता के ठीक उत्तर में रानीगंज है ना। तो कोलकाता से रानीगंज भारत का पहला विद्युतीकृत रेल मार्ग। भारत का पहला विद्युतीकृत रेल मार्ग लॉर्ड रेडिंग, उसमें गवर्नर जनरल 1925 में लॉर्ड रेडिंग थे। लॉर्ड रेडिंग के काल में 1925 में मुंबई से कुर्ला के बीच बिछाया गया। पहला विद्युतीकृत रेल मार्ग लॉर्ड रेडिंग के काल में 1925 में मुंबई से कुर्ला के बीच बिछाया गया। इस पर जो पहला विद्युत रेल इंजन दौड़ा था उसका नाम है डेक्कन क्वीन। यानी भारत में दौड़ने वाला पहला विद्युत रेल इंजन का नाम क्या है? डेक्कन क्वीन। कहां से कहां तक दौड़ा? मुंबई से कुर्ला के बीच। कब? 1925 में। अब तो काफी विद्युतीकृत रेल मार्गों का विकास हो गया है धीरे धीरे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय रेलवे एशिया की सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। प्रणाली की बात कर रहा हूं, रेल लंबाई की बात नहीं कर रहा हूं। प्रणाली मतलब सिस्टम, नेटवर्क की बात कर रहा हूं। भारतीय रेलवे एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। विश्व की सबसे बड़ी रेल प्रणाली यूएसए यानी अमेरिका है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली रूस है और तीसरे स्थान पर भारत है। लेकिन रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से भारत का चौथा स्थान है। इन छोटे छोटे फैक्ट्स को अलग करके ध्यान से बखूबी रट लेना चाहिए। परीक्षाओं में ऐसे ही पूछ के कंफ्यूज किया जाता है और लोग समझ नहीं पाते, एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं रास्ते भर कि मैंने सही किया, मैंने सही किया। तो रेल लंबाई की दृष्टि से भारत का चौथा स्थान है। यूएसए, चाइना, रसिया, इंडिया। चौथा स्थान इंडिया का। नेक्स्ट, रेल जोन के बारे में जानते हैं। भारत एक बड़ा देश है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण है। इतने बड़े देश में रेल का प्रबंधन और संचालन कोई आसान काम नहीं होता है। तो हमने रेल का प्रबंधन और संचालन करने के लिए देश को अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों में बांट रखा है। इसे हम कहते हैं रेल जोन। प्रत्येक रेल जोन का एक मुख्यालय होता है और रेल जोन मतलब एक रेलवे क्षेत्र। तो प्रत्येक रेल जोन मुख्यालय से संचालित होता है। उदाहरण के लिए उत्तरी रेलवे एक रेल जोन है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। यहाँ है नई दिल्ली। तो उत्तरी रेलवे जोन में रेलवे का जो प्रबंधन और संचालन होता है वो कहां से नियंत्रित होता है? नई दिल्ली से। इसे हम कहते हैं मुख्यालय या हेडक्वार्टर। तो रेल के प्रबंधन और संचालन के लिए पूरे देश को 17 रेल जोन में अब तक बांटा गया है, ताकि पूर्वी रेलवे का कार्यभार पूर्वी रेल जोन देखे, दक्षिणी रेलवे का कार्यभार दक्षिणी रेल जोन देखे और पश्चिमी रेल जोन का कार्यभार पश्चिमी रेल जोन का मुख्यालय देखे। आप समझ गए रेल जोन क्या होते हैं? प्रबंधन, रखरखाव, संचालन के लिए। तो अब तक भारत में कुल 17 रेल जोन का गठन किया जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, 16 पहले था, अब 17 हो गया, बहुत पहले से ही। मुंबई वीटी देश का पहला रेल जोन है। हालांकि मुंबई वीटी मध्य रेलवे का मुख्यालय होता है। मध्य रेलवे का मुख्यालय है मुंबई वीटी। तो मध्य रेलवे कह सकते हैं आप या मुंबई वीटी। मध्य रेल जोन का मुख्यालय है मुंबई वीटी।
तो मध्य रेलवे या मुंबई वीटी देश का पहला रेल जोन है जिसने 1951 में कार्य प्रारंभ किया था। देश 1947 में आजाद हुआ था, 1950 में संविधान हमारा लागू हुआ और एक साल बाद देश का पहला रेल जोन अस्तित्व में आया, उसका नाम था मुंबई वीटी। कब से काम प्रारंभ किया? 1951 से कार्य प्रारंभ किया। देश में कुल 17 रेल जोन है। आइए इनको पहले देख लेते हैं, फिर आगे के फैक्ट्स हम पढ़ेंगे। हाँ, रेल जोन का नाम दिशाओं के नाम पे रखा गया है। पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, बीच में मध्य है। तो अगर उत्तर में कोई रेल जोन है तो उसका नाम रख दिया उत्तरी रेलवे, रेल जोन का नाम उत्तरी रेलवे। दक्षिण में कोई रेल जोन है तो उसका नाम रख दिया हमने दक्षिणी रेलवे। पश्चिम में कोई रेल जोन है तो उसका नाम रख दिया पश्चिमी रेलवे, है ना। पूरब में है तो नाम रख दिया पूर्वी रेलवे। बहुत ही आसानी से, अगर आपको दिशाओं का ज्ञान है तो रेलवे और उनके मुख्यालय, रेल जोन और उनके मुख्यालय याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आएगा, बड़े आसानी से टिक मार देंगे। लेकिन ये रटा नहीं जा सकता, कितना रटेंगे, संभव ही नहीं। आइए दिशाओं के हिसाब से इसे समझ लेते हैं। उत्तरी रेलवे मुख्यालय नई दिल्ली। आप स्पॉट जो रेड कलर के हैं वो मुख्यालय बनाए हैं रेड कलर के। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। उत्तर मध्य मतलब थोड़ा मध्य की तरफ खिसक जाएगा, रहेगा उत्तर में ही, थोड़ा सा मध्य की तरफ खिसक जाएगा, इसे हम कहते हैं उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय इलाहाबाद, है ना। उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय इलाहाबाद। उत्तर पश्चिमी रेलवे, देखिए पश्चिम की ओर थोड़ा चला गया है, उत्तर में ही थोड़ा पश्चिम की ओर चला गया। उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर। आप लिस्ट बना लीजिए, इधर लिखिए मुख्यालय रेल जोन और इधर हेडिंग डालिए मुख्यालय, है ना। रेल जोन मुख्यालय, रेल जोन के नीचे रेल जोन के नाम लिखिए, मुख्यालय के नीचे मुख्यालयों के नाम लिखते जाइए। उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर। उत्तर पूर्वी रेलवे, ये तो हो गया उत्तर पश्चिमी, इधर हो गया उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर मुख्यालय है। ध्यान दीजिए, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है, लेकिन उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत रेलवे, अब नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं। उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी के पास मालेगांव है ना। उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत रेलवे मालेगांव ब्रैकेट में गुवाहाटी। नेक्स्ट, पूर्वी रेलवे। पूर्वी रेलवे कोलकाता, ठीक। पूर्वी मध्य रेलवे यानी पूर्व से थोड़ा मध्य की तरफ खिसक जाएगा, पूर्वी कोलकाता। पूर्वी मध्य रेलवे ये है। पटना के पास हाजीपुर है ना। कैसे, बनारस के पास मुगल सराय है, हैदराबाद के पास सिकंदराबाद है। तो रेल जोन के लिए एक अलग मुख्यालय बना दिया जाता है शहर से थोड़ा हट के। जैसे बनारस के पास मुगल सराय है, हैदराबाद के पास सिकंदराबाद है ना। तो उसी तरह गुवाहाटी के पास मालेगांव है और पटना के पास हाजीपुर है। तो पूर्वी मध्य रेलवे पटना के पास हाजीपुर, यानी पूर्वी कोलकाता, पूर्वी मध्य थोड़ा सा मध्य की तरफ खिसक जाएगा, पूर्वी मध्य हाजीपुर। अब आइए देखते हैं पूर्वी तटवर्ती रेलवे। ये तो हो गया पूर्वी कोलकाता। पूर्वी तटवर्ती भुवनेश्वर उड़ीसा में। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं दक्षिणी रेलवे चेन्नई। दक्षिणी मध्य रेलवे थोड़ा मध्य की तरफ खिसक गए। दक्षिणी रेलवे चेन्नई। दक्षिणी मध्य रेलवे हैदराबाद के पास सिकंदराबाद, है ना। दक्षिणी मध्य रेलवे। अब दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, इधर दक्षिण है तो पश्चिम की ओर थोड़ा चले गए तो दक्षिणी पश्चिमी रेलवे। हुबली। हुबली तो कर्नाटक पश्चिम बंगाल में, मैं हुबली नहीं बोल रहा हूँ, हुबली, इसमें ब है, बी। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे हुबली कर्नाटक में लिख दीजिएगा। उसी तरह दक्षिणी रेलवे की बात हो रही है, चेन्नई दक्षिणी पश्चिमी, हुबली दक्षिणी मध्य, सिकंदराबाद। ध्यान दीजिएगा दक्षिणी पूर्वी रेलवे को कहीं दक्षिण में होना चाहिए था, ये अपवाद स्वरूप है। दक्षिणी पूर्वी, जैसे दक्षिणी पश्चिमी इधर है तो दक्षिणी पूर्वी को इधर होना चाहिए था, है ना। लेकिन दक्षिणी पूर्वी इधर न होकर इधर है, उसका मुख्यालय कोलकाता में है। अपवाद स्वरूप है दिशाओं के हिसाब से, इसे याद रखिएगा, यही सब पूछ के फंसा दिया जाता है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय यहाँ पे कोलकाता में, यानी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता, दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता।
अब दक्षिणी पूर्वी मध्य, ध्यान दीजिए, दक्षिणी पूर्वी कोलकाता, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, यानी थोड़ा मध्य की तरफ खिसक जाएंगे। यह है बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ठीक उत्तर में है बिलासपुर। तो दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्च गेट, पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्च गेट। मध्य रेलवे को मध्य में होना चाहिए था, ये भी अपवाद है। पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्च गेट तो ठीक है, पश्चिम है, लेकिन मध्य रेलवे को तो मध्य में होना चाहिए था ना, नहीं, ये भी अपवाद स्वरूप है। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई वीटी है। पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्च गेट, मध्य रेलवे मुंबई वीटी। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, पश्चिमी मध्य, ये भी थोड़ा अपवाद स्वरूप है, दिशा के हिसाब से नहीं। यहाँ पे मध्य रेलवे का मुख्यालय होना चाहिए था जबलपुर, नाम के हिसाब से अगर हम देखें, केवल नाम पे जाएं तो मध्य रेलवे का मुख्यालय होना चाहिए था जबलपुर, लेकिन यहाँ पे मध्य रेलवे नहीं है। मध्य रेलवे तो मुंबई वीटी चला गया, और पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर। ये हो गए भारत के सभी रेल जोन। और हाँ, एक और बचा, कोलकाता मेट्रो को भी रेल जोन बना दिया गया है, वर्ष 2009 में शायद घोषित किया गया था। कोलकाता मेट्रो, चूंकि देश का पहला मेट्रो है, तो इसे भी एक छोटा रेल जोन बना दिया गया है। तो कोलकाता मेट्रो, इसका नाम रेल जोन के नीचे लिखिएगा, कोलकाता मेट्रो मुख्यालय कोलकाता। यानी कोलकाता में 3 रेल जोन का मुख्यालय है, पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे और कोलकाता मेट्रो। इन तीनों का मुख्यालय कोलकाता में है। ये हो गए भारत के 17 रेल जोन और उनके मुख्यालय। आइए अब कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। कोंकण रेल परियोजना, पश्चिमी तट, पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट को उत्तर से दक्षिण की ओर जोड़ने के लिए जो तटीय क्षेत्र है, उन्हें जोड़ने के लिए एक रेल लाइन बिछाई गई। उस परियोजना का नाम रखा गया कोंकण रेल परियोजना। मलाबार तट, कन्नड़ तट, कोंकण तट, पढ़े ही होंगे आप। मलाबार तट, जब हम भारतीय भूगोल में तटों का अध्ययन करा रहे थे, तो ये जैसे इसे क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल, केरल तट को मलाबार तट, कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट, और उसके उत्तर में जो महाराष्ट्र का तट है उसे कहते हैं कोंकण तट। तो उसी के नाम पे रख दिया गया है कोंकण रेल परियोजना। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों को महाराष्ट्र से केरला तक जोड़ने के लिए जो रेल मार्ग बिछाया गया, उसका नाम रखा गया कोंकण रेल परियोजना। महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र के ठीक दक्षिण में कौन सा राज्य है? गोवा, गोवा के दक्षिण में कर्नाटका, कर्नाटका के दक्षिण में केरला, है ना। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला को जोड़ने के लिए 1990 में, याद रखिएगा सवाल पूछा गया है, सब महत्वपूर्ण, कोंकण रेलवे परियोजना से बार बार सवाल पूछे जाते हैं, खास है। तो इन चारों राज्यों के तटीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए 1990 में कोंकण रेल परियोजना प्रारंभ की गई। महाराष्ट्र के रोहा से, मुंबई के पास एक स्थल है रोहा, ये सवाल भी पूछा जा चुका है। महाराष्ट्र के रोहा से केरल के मंगलूर तक, मंगलौर तो कर्नाटका में है मंगलौर, लेकिन मंगलूर नाम का एक कस्बा केरल में भी है। तो कर्नाटक के रोहा से केरल के, महाराष्ट्र के रोहा से केरल के मंगलूर तक जाता है ये। कोंकण रेल कहां से कहां तक चलती है, या कोंकण रेल मार्ग कहां से कहां तक है? महाराष्ट्र के रोहा से, ऐसे बना देते हैं इसको, यहाँ पे है रोहा और यहाँ केरला में है मंगलूर। महाराष्ट्र के रोहा से केरला के मंगलूर तक, ध्यान दीजिएगा, इसको रट लीजिएगा, रोहा मंगलूर। हाँ, कोंकण रेल मार्ग पर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में, यहाँ पे कोंकण रेल मार्ग पर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक पर्वतीय सुरंग है। यानी यहाँ से जो रेलगाड़ी गुजरती है कोंकण रेल मार्ग पर, वो रत्नागिरी जिले में एक सुरंग से गुजरती है, बहुत ही लंबी सुरंग है, एकदम अंधेरी सुरंग। तो उस सुरंग का नाम है कारबुडे रेल सुरंग। कारबुडे रेल सुरंग कहाँ पे है? महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। किस रेल मार्ग पर? कोंकण रेल मार्ग पर। तो इसको लिखिए, कोंकण रेल मार्ग पर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित कारबुडे रेल सुरंग भारत की दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग है। कुछ दिनों पहले तक ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग हुआ करती थी, लेकिन अभी दूसरे स्थान पर आ गई है। तो दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग है। कोंकण रेल परियोजना कोंकण रेलवे का मुख्यालय, ठीक है, ये मुख्य जोन नहीं है, लेकिन एक उप जोन है, सहायक जोन कह सकते हैं।
तो कोंकण रेल का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई नवी। ध्यान दीजिए, पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्च गेट, मध्य रेलवे मुंबई वीटी, कोंकण रेलवे मुंबई नवी। याद रहेगा? हाँ, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? हाल ही बनकर तैयार हुई है, उसका नाम है पीर पंजाल रेल सुरंग। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को काटकर बनाई गई है पीर पंजाल रेल सुरंग। और यह है कारगुडे रेल सुरंग, दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग है। भारत में कुछ पर्यटक ट्रेनें चलती हैं, कभी कभी सवाल पूछ दिया जाता है। पर्यटकों के लिए विशेष रूप से काफी महंगी ट्रेनें होती हैं। आपको अगर इनसे घूमना है तो अच्छा खासा एरोप्लेन से भी कई गुना ज्यादा पैसा खर्च करना होता है। शाही शान शौकत से उसमें आप कुछ घंटे बिता सकते हैं। जैसे लगेगा किसी राजा महाराजा की तरह 4-6 घंटे या एक दिन या 24 घंटे आपने बिताए। तो प्रमुख स्थलों से होकर गुजरती है, जो कि दर्शनीय स्थल है, टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो पर्यटक ट्रेन किस स्थान पर चलती है उसका नाम है डेक्कन ओडिशा। महाराष्ट्र में चलती है, भले ही नाम ओडिशा है लेकिन ये उड़ीसा में नहीं चलती। कहां पर चलती है? डेक्कन ओडिशा, महाराष्ट्र। हेरिटेज ऑन व्हील राजस्थान, हेरिटेज ऑन व्हील राजस्थान और पैलेस ऑन व्हील ये दोनों राजस्थान। महाराजा एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई, महाराजा एक्सप्रेस। ओरिएंट एक्सप्रेस गुजरात, ओरिएंट एक्सप्रेस गुजरात। खास है, पूछा गया है। भारत में अंग्रेजों के जमाने में कुछ टॉय ट्रेनें चलती थी। भारत में या कहीं भी पर्वतीय स्थल बहुत ही सुंदर और दर्शनीय होते हैं, काफी खूबसूरत स्थल होते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में सभी खूबसूरत स्थलों को क्यों न एक ही यात्रा में देख लिया जाए। तो इसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ दूरी तक टॉय ट्रेनें चलाई जाती थी, कुछ किलोमीटर दूरी तक। बहुत ही मधुर आवाज करते हुए, छुक 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 करते हुए, आज भी फिल्मों में दिखाए जाते हैं, आपने देखा होगा। छुक छुक करते हुए चलते हैं, आज भी वो भाव से ही चलते हैं, है ना। उनकी सीटी बड़ी ही मनोरम होती है। जैसे कि शायद परिणीता मूवी में दिखाया गया है। परिणीता मूवी, उसमें एक गाना है ना, परिणीता मूवी में, अब गाना बंगाली भाषा में है तो मुझे गाने का नाम तो नहीं पता है। उसमें आपने देखा होगा बच्चों की आवाज में एक गाना है और हाँ, ये हवाएं गुनगुनाए, कुछ इसी तरह से तो वो उसमें टॉय ट्रेन दिखाया गया। बड़े ही दिलचस्प होता है उसमें यात्रा करना, बहुत ही मधुर आवाज होती है और बहुत ही सुकून मिलता है। एक तो आसपास के नज़ारे बहुत अच्छे होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र होता है तो, है ना। तो ऐसी टॉय ट्रेन, भारत में पहली टॉय ट्रेन दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल में सिक्किम के ठीक नीचे है, यहाँ पे, है ना। तो दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में जो टॉय ट्रेन चलाई गई उसका नाम है दार्जिलिंग टॉय ट्रेन। तो भारत की पहली टॉय ट्रेन कौन सी है? दार्जिलिंग टॉय ट्रेन। इसी तरह से बाद में नीलगिरी टॉय ट्रेन और शिमला टॉय ट्रेन भी चलाई गई। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन यहाँ, नीलगिरी टॉय ट्रेन यहाँ और शिमला टॉय ट्रेन यहाँ, है ना। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन, नीलगिरी टॉय ट्रेन और शिमला टॉय ट्रेन। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक और वैज्ञानिक, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्था। यूनेस्को क्या करती है कि दुनिया भर में जितने भी ऐतिहासिक महत्व के, बहुत पुराने, यूनेस्को क्या करती है कि दुनिया भर में जितने भी ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं, स्मारक और स्थल हैं, दुनिया भर के जितने भी पुराने और ऐतिहासिक वस्तुएं, स्मारक और स्थल हैं, उन्हें विश्व धरोहर घोषित कर देती है। न केवल विश्व धरोहर घोषित करती है यूनेस्को उन्हें, बल्कि उनकी सुरक्षा, रख रखाव, संरक्षण की जिम्मेदारी लेती है और कुछ कोष से फंड भी देती है कि इनका विनाश नहीं होना चाहिए। ये एक तरह से मानव ने धीरे धीरे जो विकास किया है, ये उस विकास की एक अजब गजब निशानी है, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। जैसे ताजमहल, ताजमहल क्या है? ताजमहल केवल एक बिल्डिंग नहीं है, मानव की दीर्घकालिक विकास, स्थापत्य के क्षेत्र में मानव ने जो विकास किया, स्थापत्य के क्षेत्र में, भवन निर्माण कला के क्षेत्र में, उसकी एक बहुत ही अनमोल निशानी है। तो ऐसी चीजों को यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित करता है, यानी किसी एक देश की नहीं है, ये पूरी दुनिया के मानव प्रजाति के विकास की एक धरोहर है, उसकी सुरक्षा जरूरी है ना। तो यूनेस्को ने कुछ भारत की टॉय ट्रेनों को भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है।
अपनी विश्व धरोहर की सूची तैयार करता है। हर साल कुछ नए वस्तुओं, स्थलों, स्मारकों को यूनेस्को उसमें शामिल करता रहता है। जैसे भारत में लाल किला हो गया है ना, ताजमहल हो गया, और भी बहुत सी चीजें हैं। भारत में अब तक 34 या 35 वस्तुओं या स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है, जानते होंगे। तो दार्जिलिंग टॉय ट्रेन को 1999 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसी तरह 2005 में नीलगिरी टॉय ट्रेन को, 2008 में शिमला टॉय ट्रेन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट, एक्टवर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। यानी 1924 से शुरू करके ही रेल बजट आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जा रहा है, 1924 से। यानी पहली स्वतंत्र रेल बजट कब रखी गई सदन में? 1924 में रखी गई। किस समिति की सिफारिश पर? एक्टवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे द्वारा परिवहित अर्थात ढोई जाने वाली, भारतीय रेलवे द्वारा परिवहित 3 सबसे भारी सामान। भारतीय रेलवे सबसे ज्यादा भार किस वस्तु का ढोता है? यही कह रहा है ये। कोयला, सबसे ज्यादा कोयला ढोया जाता है। भार के हिसाब से अगर देखें तो भारतीय रेलवे सबसे ज्यादा कोयला ढोती है, उसके बाद सीमेंट ढोती है, फिर खाद्यान्न यानी अनाज ढोती है। भारतीय रेलवे द्वारा परिवहित 3 सबसे भारी सामान क्रमशः कोयला, सीमेंट, खाद्यान्न। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग असम के डिब्रूगढ़ से, यहाँ पे असम का डिब्रूगढ़ गुवाहाटी के आसपास है कहीं, असम के डिब्रूगढ़ से प्रारंभ होती है और चली आती है कन्याकुमारी तक। ये भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग, असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक, ये भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इस लंबे रेल मार्ग पर चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है विवेक एक्सप्रेस। 2 सवाल बनते हैं। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे भारतीय रेलवे से संबंधित। जो बाकी बचे हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अभी रेलवे में और भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो रेलवे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य छूट गए हैं अभी, और सड़क परिवहन से संबंधित जो तथ्य छूटे हुए हैं, उनके बारे में एक अलग वीडियो दोनों को एक साथ समेकित कर दूंगा। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, इन दोनों से संबंधित जो जरूरी बातें है ना, बता देनी चाहिए। तो उनके लिए एक अलग वीडियो बना के एक साथ कंपाइल कर दूंगा, आप उनका अध्ययन कर लीजिएगा। तो भारतीय सड़क परिवहन, रेल परिवहन समाप्त हो रहा है। इसके बाद हम वायु परिवहन का अध्ययन करेंगे और जल परिवहन का अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले जल परिवहन होगा। जल परिवहन में भी बंदरगाहों से खूब सवाल पूछे जाते हैं। आगे एग्जाम पढ़े हुए हैं, बंदरगाहों का अध्ययन अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो औसतन मैंने देखा है हर एक दो एग्जाम में 1-2 सवाल बंदरगाहों से पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से भारतीय भूगोल धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। आइए इससे अच्छी विदाई देते हैं भारतीय भूगोल को। इसी तरह अध्ययन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।